हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने उदारवाद और उग्रवाद के बारे में पढ़ा था। उदारवाद और उग्रवाद की विचारधाराओं को हमने समझा था। इस वीडियो में हम जो उग्रवाद का प्रसार है उसका एक कारण बंगाल का विभाजन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ। नई सदी के साथ जन्मे इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला और देश में एक सशक्त आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन की ये विशेषता थी कि इसका दायरा महज राजनीतिक तक सीमित नहीं था। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का प्रसार हुआ। बंगाल के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहा बल्कि इसने बाहर भी आंदोलन का विस्तार हुआ। तो आइए कुछ पॉइंट्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल का विभाजन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक हिस्से में पूर्वी बंगाल और एक हिस्से में असम को रखा गया था। एक हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम और दूसरे हिस्से में शेष बंगाल, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। एक की जो पूर्वी बंगाल की जो जनसंख्या थी वो 3.1 करोड़ थी, जबकि जो दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी। बंगाल विभाजन के कारण के संदर्भ में कर्जन व उसके प्रशासन ने बहुत सारे तर्क दिए, जिनमें तत्कालीन बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक ही प्रांतीय सरकार उसका प्रशासन कुशलतापूर्वक नहीं चला सकती थी। इस प्रशासनिक अव्यवस्था से बंगाल में आए दिन हिंसा व लूटपाट होती तथा जनजीवन कष्टपूर्ण और असुरक्षित हो जाता। इससे असम की जो समस्या थी उसका भी हल हो जाएगा और सिविल सेवा के एक कैडर के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला प्रांत बन जाएगा। इससे व्यापारिक लाभ होंगे क्योंकि चाय बागानों, तेल एवं कोयला उद्योगों के हितों की रक्षा होगी। बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण जो थे वो भारतीय समझते थे कि बंगाल जो विभाजन है वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया, क्योंकि बंगाल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता था और इस तरह बंगाली राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में बन रही थी। जैसा कि गृह सचिव रिजले के कथन से स्पष्ट है कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है और विभाजित होने से वो कमज़ोर हो जाएगी। हिंदू व मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न कर फूट डालो और राज करो की नीति को अमली जामा पहनाया। धार्मिक आधार पर विभाजन करके राष्ट्रवाद को कमजोर करना, जैसा कि कर्जन ने एक सभा में भी कहा था कि विभाजन के साथ ढाका मुस्लिम बहुसंख्यक वाले पूर्वी बंगाल प्रांत की राजधानी बन जाएगी, जहां मुस्लिम अधिक सुविधा प्राप्त करेंगे जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद उन्हें कभी नहीं मिली। अंग्रेजी हुकूमत का मूल मकसद मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। मूल बंगाल में 1.7 करोड़ बंगाली एवं 3.7 करोड़ उड़िया एवं हिंदी भाषी लोगों को रखने की योजना थी। बंगाली भद्रलोक की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाना ताकि उनकी राजनीतिक शक्ति जो है उसको कमजोर कर सके। विभाजन का जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ही असरकारक पड़ा। बंगाल विभाजन का राष्ट्रवादियों ने विभाजन के वास्तविक अभिप्राय को समझा एवं जो विभाजन की कार्रवाई को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति चुनौती के रूप में देखा। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय जो उग्रवादी राष्ट्रीयता था उसकी जो उद्भव, इस प्रकार बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की विधिवत घोषणा अगस्त 1905 के टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक में की गई। विभाजन के विरोध में अचानक फूटा और बिखरा यह आंदोलन अब संगठित होने लगा था। इसे केंद्रीय नेतृत्व और सही दिशा मिली। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय, तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय इत्यादि प्रमुख थे। विभाजन जो हुआ उसका जो क्रियान्वयन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का क्रियान्वयन हुआ। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
इस आंदोलन में लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधकर एकता प्रदर्शित की। बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम जो इस स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम रहे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का भी इसमें बहिष्कार था। हड़ताल करके प्रशासन को पंगु बनाना, महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरने देना, रचनात्मक कार्यक्रमों पे बल जिसके तहत सामाजिक सुधार लागू करना, बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ना शामिल था। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। साथ ही स्वदेशी उद्योगों व कल कारखानों के निर्माण पर बल दिया गया। जो कार्य पद्धति थी स्वदेशी आंदोलन की, इसके तहत समितियों का गठन करके जनता को लामबंद करना, मजदूरों की हड़तालों का आयोजन कर जनता को लामबंद करना, धार्मिक प्रतीकों, नारों का उपयोग कर जनता को संगठित करना, जैसे गंगा स्नान, रक्षाबंधन, वंदे मातरम और भगवत गीता आदि के गीतों को गाना, पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत, नाट्य मंचों के माध्यम से आंदोलन का प्रचार करना। तिलक ने गणपति महोत्सव, शिवाजी जयंती के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ये महज पश्चिमी भारत तक ही सीमित नहीं था, बंगाल में भी इन त्योहारों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का जनता जो तक संदेश पहुंचाया गया। आंदोलन का जो प्रसार है वो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के मुद्दे पर प्रारंभ हुआ था, किंतु ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि समूचे राष्ट्र में फैला। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में इस आंदोलन का प्रसार किया। अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में इस आंदोलन का प्रसार हुआ तो चिदम्बरम पिल्ले व विपिन चंद्र पाल ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार आंदोलन का प्रसार अखिल भारतीय स्वरूप लिए हुए था। आंदोलन का जो सामाजिक आधार है, यानी वो कैसे कैसे जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें विद्यार्थियों की, इसमें स्वदेशी आंदोलन में क्या भूमिका रही, तो विद्यार्थियों ने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी को अपनाकर और इनका प्रचार करके तथा विदेशी सामान बेचने वाले दुकानों के आगे धरना देने में नेतृत्व किया। संभवतः वे स्वदेशी भावना का निर्माण करने वाले मुख्य कर्ता थे। दूसरा, अगर हम महिलाओं की भूमिका की बात करें तो यह भारत के इतिहास में पहला अवसर था जब महिलाएं घर से बाहर निकली और धरने जुलूस में शामिल होकर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। जमींदारों और किसानों की भूमिका, इसमें बड़े जमींदार भी शामिल हुए लेकिन किसान इस आंदोलन से प्राय अलग थलग रहे। मुस्लिम की जो भूमिका की चर्चा करें, बहुसंख्यक मुस्लिमों ने आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाई, विशेषकर खेतीहर मुसलमानों ने। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया गया, किंतु कुछ मुस्लिम नेता आंदोलन के पक्ष में रहे, जैसे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर रजा आदि। कांग्रेस का इस स्वदेशी आंदोलन के प्रति क्या जो रुख हुआ है, क्या सोचना था उसका। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ा। यहीं से हम एक अलग विचारधारा, क्योंकि 1905 तक जो कांग्रेस में उदारवादी जो नरम विचारधारा का रुख था और 1905 के बाद यहाँ कांग्रेस की विचारधाराओं में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वो जो उदारवादियों की जगह अब गर्म स्वभाव वाले गर्म दल के नेताओं ने लेनी शुरू कर दी थी। इससे उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच की खाई गहरा हो गई, जिसकी अंतिम परिणति कांग्रेस के विभाजन 1907 में हुई। वस्तुतः बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ और इस सम्मेलन में बहिष्कार के प्रश्न पर मतभेद उभर कर सामने आए। नरमपंथी बहिष्कार और स्वदेशी, यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है स्वदेशी और दूसरा है बहिष्कार। इन दोनों के मुद्दे पे लेके जो दोनों उदारवादी और उग्रवादी दल हैं उनमें संघर्ष छिड़ गया।
इस ये जो उदारवादी थे इसको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि जो गर्मपंथी थे इस आंदोलन को पूरे देश तक फैलाना चाहते थे। गर्मपंथी स्वराज के लक्ष्य को लेके चल रहे थे, जबकि ये बहिष्कार और स्वदेशी को जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये मतभेद और भी उभर के सामने आया और 1907 के सूरत अधिवेशन में ये मतभेद शिखर पर पहुंचा और कांग्रेस का विभाजन हो गया। स्वदेशी आंदोलन और सरकारी प्रतिक्रिया कि सरकार ने इस बारे में क्या किया, तो आरंभ में सरकार ने आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया सरकार ने कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी। सरकार की दमनात्मक नीति के शिकार विशेषकर छात्र बने। छात्रों को आंदोलन से अलग रखने के लिए सरकार ने अक्टूबर 1905 में कॉलोइल सर्कुलर जारी किया, जिसके द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया कि वो छात्रों को आंदोलन से दूर रखें, अन्यथा उनको दी जाने वाली सरकारी सहायता, छात्रवृत्तियां आदि बंद की जाएगी। इस प्रकार सरकार ने दमनकारी नीति को लागू करना शुरू किया। साथ ही साथ वंदे मातरम के गायन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बहिष्कार आंदोलन को राजद्रोहात्मक और मुस्लिम विरोधी मानकर उसे कुचल देने का प्रयास भी किया गया। इस संदर्भ में अनेक कानून बनाए गए। अरविंद घोष, तिलक पाल को गिरफ्तार किया गया और हजारों के तादाद में व्यक्तियों को जेल डाला गया। सरकार ने दमन के अतिरिक्त कूटनीति का भी सहारा लिया। एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ सुधारों का दिखावा किया गया, जिससे उदारवादी कांग्रेसी उनके समर्थक बन गए और धीरे धीरे जो इसका प्रसार था वो कम होता गया। स्वदेशी आंदोलन का जो अंत है, स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा 1908 के मध्य तक आते आते खत्म हो चुकी थी। इसके अनेक कारण थे, जैसे आंदोलन की छुपी क्रांतिकारी शक्ति को महसूस करते हुए सरकार ने इस पर करारी चोट की और दमन चक्र चलाया। अनेक महत्वपूर्ण नेता जैसे तिलक है वो जेल में डाला गया। शीर्ष संगठन कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों 1907 की फूट ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। फलतः अंग्रेजी हुकूमत ने इसका फायदा उठाया और कई नेताओं को गिरफ्तार तथा निर्वासित किया गया। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, जिससे जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया। स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था, जैसा कि बाद के गांधीवादी आंदोलन में दिखता है। वस्तुतः कोई जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, उसमें एक ठहराव आता है और स्वदेशी आंदोलन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव है वो दोनों तरफ का पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक। सबसे पहले हम उसके सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करते हैं। आंदोलन ने मुख्यतः राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को विस्तृत बनाया। इस प्रकार अपने औपचारिक संस्थाओं के वर्चस्व को कम करने की दिशा में भूमिका निभाई। आंदोलन ने जन संगठन एवं कार्य पद्धति के अनेक तरीकों का विकास किया, जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा, असहयोग, जेल भरना, सामाजिक सुधार आदि। अनेक भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे बीसी राय की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। इसके अतिरिक्त कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस के कारखाने, बीमा कंपनियां अस्तित्व में आई। आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन पर बल दिया गया। फलतः राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जिसके तहत जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने की बात की गई। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी स्वदेशी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्य का व्यापक प्रसार हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र नाथ रॉय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि के गीत भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर लिखित अमार सोनार बंगला 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार की लिखी ठाकुर मार झूली दादी माँ की कथाएं आज भी बच्चों को आच्छादित करती हैं।
कला के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने मुगलों, राजपूतों की समृद्ध जो स्वदेशी पारंपरिक कलाओं और अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेकर कार्य करना शुरू किया। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल और कॉमर्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय इत्यादि की उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक दायरे का विकास हुआ। कुल मिलाकर स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, जिसके तहत अब राजनीतिक उदारवाद से राजनीतिक उग्रवाद की ओर राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ी और अब नया लक्ष्य था स्वराज्य की प्राप्ति। नई आंदोलन की पद्धति थी जन संगठन पर आधारित आंदोलन। नई विचार पद्धति थी स्वदेशी की विचारधारा। आंदोलन के नए तरीके थे निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन इत्यादि। अगर हम नकारात्मक चर्चा करें तो आंदोलनकारियों द्वारा अपनाए गए धार्मिक प्रतीकों व नारों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। यहाँ से ही सांप्रदायिकता के बीज जो है बोने शुरू हो गए। फलतः बहुसंख्यक मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए और सांप्रदायिक राजनीति के कारण 1907 में हिंदू मुस्लिम दंगे बंगाल में हुए। नरमपंथी गरमपंथी के बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ा, संघर्ष बढ़ा। 1907 में वो सूरत के विभाजन के रूप में सामने आया। आंदोलन प्राय शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रहा। किसानों की समस्याओं को मुखर नहीं किया गया। फलतः किसान इस आंदोलन से अलग थलग रहे। इस तरह स्वदेशी आंदोलन के विभाजन के मुद्दे पर शुरू हुआ था। बंगाल के विभाजन के जो मुद्दा था उसी पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, किंतु विभाजन को रोक नहीं हो पाया। इसके बावजूद इसे असफल करना जो है गलत होगा, क्योंकि आंदोलन ने समाज के उस बड़े तबके में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जो पहले राष्ट्रीयता के बारे में अनभिज्ञ था। आंदोलन ने जनमत तैयार करने के अनेक नए तरीके ईजाद किए, जिसने आगे के आंदोलनों को गति प्रदान की। वस्तुतः स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त आंदोलन था जो भावी संघर्ष का बीज बोकर ही समाप्त हुआ। नमस्कार।